हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखी है क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर का आज टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम स्टार्टिंग से करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश के आने से पहले और ब्रिटिश के आने के बाद। ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को लेकर और किस तरह का इफ़ेक्ट आया हमारी इंडस्ट्री पर। Systematic deindustrialization is the term that describes the status of industrial sector during the British rule। तो फर्स्ट लाइन से ही हमें पता लग गया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना। किसी भी देश में इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट ब्रिटिश के टाइम पर क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस सिचुएशन को बोलते हैं जब हमारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ बनी बनाई इंडस्ट्रीज़ है वो भी बर्बाद हो जाए। तो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहा ब्रिटिश के टाइम पर। ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल का यूज़ किया, हमारे यहाँ की इंडियन मार्केट का यूज़ किया। रॉ मटेरियल, इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल होता था, इंडिया बहुत हमारा ऐसा देश है जो प्रकृति नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो रॉ मटेरियल बहुत मिल जाता है इंडिया में। तो ब्रिटिश ने उस सारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया फॉर रॉ मटेरियल। उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक सोर्स बना दिया कि जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले सकते हैं अपने देश की इंडस्ट्री के लिए। और इसके अलावा जो इंडिया की मार्केट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से अच्छी रही है, पॉपुलेशन अच्छी होने के कारण यहाँ पर हर चीज़ की कंजम्पशन ईजिली हो जाती है। तो एक बड़ी मार्केट है इंडिया की, उस बड़ी मार्केट का यूज़ किया ब्रिटिश ने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाई नहीं, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ किया, अपने देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वहाँ नई नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी करी, वहाँ पर प्रोडक्ट बनाए और सेल कहाँ से ली? हमारे ही देश में आकर उनको बेच दिया। तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ में सबसे मेन, अगर हम अपने ब्रिटिश समय से पहले की इंडस्ट्री की बात करें तो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो थी, मतलब वो डेवलपिंग नहीं थी, डेवलप्ड थी हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पर हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया enjoyed a worldwide reputation for excellence and quality. The main reason of the decay of the handicraft was the discriminative टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन रखती थी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पर वो बर्बाद हो गई। डीके मतलब डिक्रीज़ होता चला जाना उसका। इसका रीज़न क्या था? जो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी बना रखी थी ब्रिटिश ने। टैरिफ पॉलिसी व्यापारिक नीतियाँ, एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाने आने की जो नीतियाँ होती हैं वो डिस्क्रिमिनेटिव भेदभाव वाली नीतियाँ थी उनकी। टैरिफ, इस वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट यूनिट है वो ख़राब हुआ। किस तरह की नीतियाँ उन्होंने अपना रखी थी ये हमने पहले भी पढ़ा था। द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को ब्रिटिश ने जाना कि यहाँ से उनको बहुत अच्छा रॉ मटेरियल मिल सकता है, एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और यहाँ पर उनका बहुत अच्छे से माल बिक भी सकता है। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए उन्होंने पॉलिसी बनाई टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने पॉलिसी बनाई कि अगर ब्रिटेन में इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। अगर ब्रिटिश से कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होकर आएगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो दोनों चीज़ें उनकी फ़ायदे की, उनको रॉ मटेरियल लेके जाना है टैक्स फ्री कर दिया, उनको फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ इंडिया में लेकर आना है टैक्स फ्री कर दिया। इसके अलावा अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की बात करें, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अगर इंडिया बेचना चाहे कहीं और किसी दूसरे देशों में तो भर भर के टैक्स लगा दिया, तो हैवी टैक्स ड्यूटी लगा दी। उससे क्या हुआ? जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो गई। हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विच रिड्यूस देयर competitiveness in the international market. The Indian handicraft product started losing their
डोमेस्टिक एज वेल एज़ फॉरेन मार्केट। अब क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ के प्राइजेस एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ेंगे तो कस्टमर नहीं लेगा वो चीज़, और इससे क्या हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट यूनिट हमारी ख़त्म हो गई। इसके अलावा अब हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट चलता है, इंडिया के लोगों को यूज़ करने की आदत भी है, पर अब जो ब्रिटिश से आ रहा है वो मशीनी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मशीन में बन कर तैयार हुए हैं। उन कंपैरेटिवली वो इजी टू यूज़ होते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो और बेटर क्वालिटी भी उनकी मानी जाती है, तो उनसे कंपटीशन बढ़ गया हमारी हैंडीक्राफ्ट यूनिट का। तो इस रीज़न से हमारी हैंडीक्राफ्ट यूनिट बिल्कुल ख़त्म होती चली गई। सेकंड है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ, ब्लीक मतलब बहुत थोड़ी सी मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उसका बिल्कुल 1%। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश राज में हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री ने बहुत हल्की फुल्की ग्रोथ दिखाई है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई इंडस्ट्रीज़ में। इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनके थ्रू हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अगर बात करें कॉटन और जूट टेक्सटाइल की, ये थोड़ी बहुत लगे। इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप हुई थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर लोकेटेड इन द वेस्ट इंडिया, मेनली इन महाराष्ट्र में लगाई गई, और जूट लगाई गई। और जो ये कॉटन वाली है ये इंडियंस के थ्रू लगाई गई, और जूट टेक्सटाइल लगाई गई बंगाल में, और ये फॉरेनर्स के द्वारा लगाई गई। कि थोड़ी बहुत कॉटन और जूट की ही लगी थी। और कॉटन और जूट क्यों लगे थे, इसका रीज़न समझिए। कॉटन और जूट इसलिए लगे थे क्योंकि कॉटन और जूट उन्हें चाहिए थे ब्रिटिश को अपनी इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के लिए, इसलिए जो थोड़ा बहुत कॉटन और जूट लगे हैं वो भी ब्रिटिश के लिए ही लगे थे। सेकंड, 20वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में एक कंपनी, आपको टाटा कंपनी के बारे में अच्छे से पता होगा, ये ब्रिटिश के टाइम पर ही इस्टेब्लिश हुई थी। TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ उसके बाद थोड़ी बहुत सीमेंट, पेपर और शुगर की इंडस्ट्री भी स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। बट अगर ये चीज़ें देखें तो ये बहुत कम है उस टाइम की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई भी हमारे इंडिया में कैपिटल, हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर इंडिया। कैपिटल गुड्स होते हैं मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री, जो मशीनें बनाती है, जो टेक्नोलॉजी बनाती है, जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कैपिटल गुड्स। ऐसे तो कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं इंडिया में, और जब तक एक कंट्री कैपिटल गुड्स नहीं बनाएगी तो फ्यूचर प्रोडक्शन कैसे होगी। फोर्थ, अगर हम बात करें GDP की, तो GDP में कंट्रीब्यूशन जो हमारा न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर था जो थोड़ी बहुत लग रही है, ये GDP में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी। GDP रेट अभी भी हमारा उतना ही लो जा रहा था। इसके बाद जो स्टेट पार्टिसिपेशन था, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत लिमिटेड था, ना के बराबर था इंडस्ट्रीज़ में। जितना एक गवर्नमेंट को करना चाहिए बिल्कुल भी उतना नहीं था। वे थोड़ा बहुत काम करते थे कि वो भी किसके लिए, लाइक रेलवे जैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर जूट जैसी। रेलवे किस लिए चाहिए उनको, क्योंकि ताकि वो अपने देश में माल ले जा और आ सके, इसलिए वो रेलवे की तरफ ध्यान देते थे। इसके अलावा जूट और कॉटन के प्लांट लगे, क्यों, क्योंकि उनको चाहिए जूट और कॉटन। तो जो हमारी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल ना के बराबर था। आगे ही चारों वही फिर से पॉइंट रिपीट किए गए कि कैपिटल गुड्स नहीं था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हुआ। इसके अलावा जो चेंजेस हुए, हैंडीक्राफ्ट तो ख़त्म हो गया और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, और उनके ऊपर आगे ध्यान दिया नहीं जाता था। तो एक इंडस्ट्री जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी वो तो ख़राब कर दी, और नई इंडस्ट्री बनाकर दी नहीं हमें ब्रिटिश ने। तो इस तरह से इन स्ट्रैटेजीज़ के तरह अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा का पूरा डिक्लाइन कर दिया, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिचुएशन रही ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर। मेन इसमें आप लिखेंगे एग्जाम में हैंडीक्राफ्ट का और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का। हैंडीक्राफ्ट में आपको ये वाली पॉलिसी ज़रूर लिखनी है, डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी, कि डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी अलग से 2 मार्क्स में भी आ जाता है। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।